लेकिन उस विशाल हवेली की चार दीवारों के भीतर उन्हें एक अजीब सी एकांतता महसूस होती थी। प्रेम से ज्यादा कर्तव्यों को महत्व देने वाला जीवन। उनका संसार हमेशा व्यस्तताओं से भरा रहता था। फातिमा का संसार उस विशाल हवेली और विलासिता तक सीमित था। अब जब वो चले गए तो जो शून्यता महसूस हो रही थी, क्या वो प्रेम की कमी के कारण थी या उस वैभव के छिन जाने के कारण जो उनकी छत्रछाया थी? वो खुद इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। प्रार्थनाएं खत्म हुई। लोग भोजन के लिए बिखर गए। भीड़ के शोर के बीच भी उन्हें एक अजीब सा अकेलापन महसूस हुआ। यांत्रिक रूप से चल रहे रस्मों और बिना आत्मीयता वाले चेहरों से उन्हें घुटन होने लगी। मुझे कब्रिस्तान तक जाना है, उन्होंने पास खड़े अपने भाई से कहा। बीवी, अकेले इस समय? मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं, मुझे अकेले ही जाना है, उनकी आवाज में दृढ़ता थी। भीड़ की नजरों से बचते हुए बिना किसी की मदद के वो बाहर निकल गईं। ड्राइवर कार के साथ तैयार खड़ा था। नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगी, कहकर उन्होंने उसे भी वापस भेज दिया। हवेली के परिसर के किनारे वाली मस्जिद से जुड़े कब्रिस्तान की ओर वो चल पड़ी। 40 दिनों से दबा हुआ दुख उनके मन में एक बांध की तरह उमड़ रहा था। लोगों से दूर, किसी की नजरों से बचकर उनकी कब्र के पास बैठकर वो रोना चाहती थीं। शायद उन आंसुओं के माध्यम से उनकी आत्माएं बात कर सकें। कब्रिस्तान के फाटक को पार करते समय एक हल्की हवा ने उन्हें छुआ। दोपहर का समय हो चुका था। उन्हें नहीं लगा कि वहां कोई होगा, लेकिन वहां एक व्यक्ति था। इब्राहिम हाजी की कब्र पर हरी घास के ऊपर सिर टिकाए एक दुबला पतला लड़का। उसके कंधे हिल रहे थे। फटे पुराने कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा और समुद्र तट से आने वाले बच्चों की तरह उसमें नमक की गंध थी, ऐसा फातिमा बीवी को लगा। उसके सिसकने में गहराई थी। उनके द्वारा इतने दिनों तक दबाए गए आंसुओं से ज्यादा गर्मी थी उसके आंसुओं में। फातिमा बीवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वो कौन था? उनके पति के जीवन के किस कोने से ये लड़का आया था जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था? वो उसके पास गई। उनके कदमों की आहट सुनकर वो चौंक कर पलटा। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य था और उनसे आंसू बह रहे थे। तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? फातिमा बीवी की आवाज में अधिकार का हल्का स्वर था। वो उठने की कोशिश करने लगा। कांपते होठों से उसने कहा, वह मेरे लिए दादा जैसे थे। ये जवाब फातिमा बीवी के कानों में बिजली की तरह गूंजा। दादा? वो व्यक्ति जो केवल समाज के रईसों के साथ उठता बैठता था, जो अपने पोतों के साथ भी हंसने में कंजूसी करता था, उसे ये गंदगी से सना लड़का दादा कह रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उस क्षण उनके मन ने फुसफुसाया कि उनके पति ने एक बड़ा रहस्य छुपा रखा था, जो उनके द्वारा जिए गए संसार से परे था। उस कब्र के पास उस लड़के के सामने खड़े होते हुए उन्हें पहली बार लगा कि वो कितनी छोटी पड़ गई थी। लड़के के शब्द उनके दिल में चिंगारी की तरह गिरे। जब वो हवेली की ओर लौट रही थीं, तो वो सवाल उनके मन में गूंजता रहा। दादा? वापस हवेली पहुंचने पर भी उनका मन शांत नहीं था। लोग चले गए थे। उस विशाल हवेली की खामोशी ने पहली बार उन्हें डराया। हर कोना उनके पति की यादों से भरा था, लेकिन अब उन यादों में एक नया चेहरा भी था जिसे वो नहीं जानती थीं। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उस आलीशान बेडरूम में महंगे गद्दे पर करवटें बदलते हुए उस फटे कपड़े वाले लड़के का रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने से नहीं हटा। वो कौन था? वो क्यों रो रहा था? पहले तो उन्हें शक हुआ। हाजी की मृत्यु के बाद कई लोग मदद मांगने आए थे। क्या वो कोई धोखेबाज था? लेकिन उसकी आंखों में जो निश्चल दर्द था, वो किसी ठग का नहीं हो सकता था। उसमें सच्चाई की गहराई थी। वो मेरे लिए दादा जैसे थे। उसके शब्दों ने उनके सारे शक मिटा दिए। शायद उनके पति का एक और रूप था जिसे वो नहीं जानती थी। मस्जिदों और अनाथालयों को लाखों की मदद देने वाला, हर हिसाब को बारीकी से रखने वाला उनका पति उनके मन में था। क्या उनके पास एक ऐसी दुनिया भी थी जो इन हिसाबों में नहीं थी? अगली सुबह एक अजीब सी प्रेरणा के साथ वो अपने पति के ऑफिस रूम में गई। जीवन में पहली बार वो उस कमरे में अकेले दाखिल हुई थी। उनके जीते जी वो कमरा एक निषिद्ध क्षेत्र की तरह था। उस कमरे की गंभीरता उनके स्वभाव जैसी थी। उन्होंने उनके फाइलों को एक एक करके खोला। बड़े बड़े दान के हिसाब, व्यवसायिक लेन देन के दस्तावेज, सब कुछ व्यवस्थित था। हर दस्तावेज उनके सामाजिक रुतबे को और मजबूत करता था। लेकिन फातिमा बीवी वो नहीं ढूंढ रही थी। वो उस इंसान को ढूंढ रही थी जो इन हिसाबों में नहीं था, जो नाम और शोहरत की चाहत से दूर था।
उन्होंने घंटों उस कमरे में बिताए, कुछ नहीं मिला। निराश होकर वो उठने लगी, तभी उनकी नजर मेज के नीचे रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। वो बक्सा जिसमें वो अपनी पुरानी चीजें रखते थे। कोई उसे खोलकर नहीं देखता था। उत्सुकता के साथ उन्होंने उसे खोला। उसमें पुरानी डायरी, कुछ पत्र, पुराना चश्मा, घड़ी, सब धूल से ढके थे। उन पुरानी चीजों के बीच एक छोटी सी नोटबुक थी जो बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। सस्ती साधारण दुकानों से मिलने वाली नोटबुक। इसके कवर पर कोई चित्र या नाम नहीं था। कांपते हाथों से फातिमा बीवी ने उस नोटबुक को उठाया। इसके पन्ने पलटते समय उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, यह एक गुप्त संसार का द्वार थी। पहले पन्ने पर एक प्रार्थना लिखी थी, ऐ मेरे रब, मेरे दाहिने हाथ से जो मैं देता हूं उसे मेरे बाएं हाथ को न पता चले, मुझे यह आशीर्वाद दे। अगले पन्नों में नामों और संख्याओं की एक लंबी सूची थी। उनके और उनके परिवार के लिए अपरिचित नाम, तटीय गांवों के नाम, हर नाम के सामने छोटी छोटी रकम लिखी थी। नजीब 10वीं कक्षा की फीस, आमिना सिलाई मशीन, रशीद दुकान शुरू करने के लिए। हर पन्ना पलटते हुए फातिमा बीवी स्तब्ध होती जा रही थी। ये वो इब्राहिम हाजी नहीं थे जिन्हें वो जानती थीं, जो वैभव के किले में रहते थे। ये कोई और था, एक साधारण इंसान जो बिना किसी की नजरों के, बिना किसी प्रशंसा की चाहत के गरीबों के आंसू पोंछता था। उन्हें यह एहसास हुआ कि वो इतने सालों तक जिसके साथ रहीं, वो उसका असली रूप नहीं बल्कि उसकी परछाई थी। उस पल, उस कमरे में बैठकर वो पहली बार अकेली नहीं थी। उनके पति की आत्मा उस नोटबुक के अक्षरों के माध्यम से उनसे बात करने लगी थी। उस छोटी सी नोटबुक के हर पन्ने ने फातिमा बीवी के दिल में आग की तरह जलन पैदा की। ये सिर्फ एक हिसाब की किताब नहीं थी, ये एक जीवन था। आंसुओं और प्रार्थनाओं की स्याही से लिखा गया जीवन। एक पन्ने पर लिखा था, आज रशीद की किराने की दुकान शुरू हुई। उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे याद आया जब मैं अपने बाप्पा के साथ पहली बार शहर गया था। तब मैंने भी ऐसे ही सपने देखे थे। ऐ रब, उसके सपनों को पंख दे। दूसरे पन्ने पर आमिना की मां ने आज बहुत दुआएं दी। सिलाई मशीन मिलने पर वो लड़की रो पड़ी। पिछले हफ्ते जब फातिमा ने नई साड़ी के लिए जिद की थी तो मैंने गुस्सा किया था। अगर वो पैसा होता तो इस तट पर कितनी ही लड़कियों को जीविका का साधन मिल सकता था। क्या मैं अपनी फातिमा के साथ सही कर रहा हूं? इस संसार को उससे छुपाना गलत है, लेकिन वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। वो जिस माहौल में पली बढ़ी है वो ऐसा ही है। ये पंक्तियां पढ़ते ही फातिमा बीवी की आंखें भर आईं। सोने और रेशम की जिद करने वाले क्षणों को याद करके उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो सज संवर कर चलती थीं, तब उनके पति इन मिट्टी और नमक की गंध वाले जीवनों की छांव बन रहे थे। उनके गंभीर स्वभाव के पीछे इतना बड़ा प्रेम का सागर था जिसे वो क्यों नहीं समझ पाईं। उन्होंने उस नोटबुक को सीने से लगाया और खूब रोईं। उन आंसुओं में पश्चाताप की गर्मी थी। इतने सालों तक वो किसके साथ जी रही थीं, इसका जवाब अब उनके पास था। वो एक इंसान के साथ नहीं, उसकी परछाई के साथ जी रही थी। असली इब्राहिम हाजी इन डायरी की पंक्तियों और उन गरीबों के दिलों में जीवित थे। उस रात उन्होंने एक फैसला लिया। इस रहस्य को अब और रहस्य नहीं रहना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने पति की आत्मा को जाना, वैसे ही ये रोशनी दुनिया को देखनी चाहिए। उससे भी ज्यादा उन्हें उस संसार को अपनी आंखों से देखना था। डायरी में सबसे पहले देखा गया नाम उनके मन में अटक गया था, -नजीब। अगली सुबह सबके जागने से पहले फातिमा बीवी उठ गईं। उन्होंने सबसे साधारण सूती साड़ी पहनी, कोई आभूषण नहीं पहना। आईने में देखते हुए उन्हें खुद को अपरिचित सा लगा। वैभव का मुखौटा उतर चुका था और वो एक साधारण औरत थी। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी निकालो, हमें कहीं जाना है। कहां बीवी? तट की ओर, उन्होंने कहा। जब महंगी मर्सिडीज कार पक्की सड़क से हटकर टूटी फूटी गलियों में मुड़ी तो ड्राइवर ने संदेह भरी नजरों से उन्हें देखा। फातिमा बीवी ने कुछ नहीं कहा। उनकी नजरें बाहर के नजारे पर थीं। खपरेल की झोपड़ियां, मछली पकड़ने के जाल सुखाने वाले आंगन, सड़क किनारे नंगे कपड़ों में खेलते बच्चे। कार की कांच के उस पार उन्होंने एक और संसार देखा। वह संसार जो उनके जिए हुए संसार से बहुत दूर था, लेकिन जिसे उनके पति ने अपने दिल से लगाया था। उन्होंने नजीब का नाम और वहां की मुख्य मस्जिद का नाम ड्राइवर को बताया। एक चाय की दुकान पर रुककर पूछने पर सबको नजीब पता था। वो समुद्र में मर गया इस्माइल का बेटा ना?
वहां उस कोने में हरे रंग का मकान है। जब उनकी कार उस छोटे से मकान के सामने रुकी तो आंगन से कई बच्चे आश्चर्य से दौड़ कर आए। दरवाजे पर एक औरत दिखाई दी, नजीब की मां। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता थी। फातिमा बीवी कार से उतरी। जब उनके पैर उस मिट्टी भरी जमीन पर पड़े तो उन्हें लगा जैसे वो किसी और संसार में कदम रख रही हूं। मैं इब्राहिम हाजी की पत्नी हूं। उनकी आवाज कांप रही थी। ये सुनते ही उस औरत की आंखें भर आईं। उन्होंने अंदर की ओर देखकर पुकारा, नजीब बेटा इधर आ। अंदर से बाहर आया वही लड़का था। कब्रिस्तान में देखा गया वही चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अनियंत्रित आश्चर्य था। उनके छोटे से झोपड़े के आंगन में उनके दादा की पत्नी खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पाया और स्तब्ध खड़ा रहा। फातिमा बीवी उसके पास गईं। उन्होंने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा। तू ही नजीब है ना? उसने हां में सिर हिलाया। उस पल उस तटीय गांव के एक गरीब घर के आंगन में एक वैभवशाली औरत और एक गरीब लड़के की आंखें एक साथ भर आईं। ये दो संसारों का मिलन नहीं था बल्कि एक ही प्रेम के नाम पर एकजुट हुए दो दिलों का संगम था। नजीब की मां रुखिया ने एक पुरानी चटाई बिछाकर फातिमा बीवी को बैठने के लिए कहा। उस छोटे से घर की तंग जगह में बैठते हुए फातिमा बीवी को अपने मार्बल बिछे हवेली से ज्यादा आत्मीयता उस चटाई से महसूस हुई। रुखिया ने एक गिलास में काली चाय पकड़ाई। उसकी मिठास में प्रेम का स्वाद था। हाजी साहब जब भी आते यहीं बैठकर चाय पीते थे। रुखिया ने कहना शुरू किया। उनमें बड़ा आदमी होने का कोई गुरूर नहीं था। वो हमारे लिए करनावर जैसे थे। जब मेरा इस्माइल समुद्र में गया और लौटकर नहीं आया तो मैं इन बच्चों के साथ क्या करूं ये सोचकर टूट गई थी। तब दैव ने हाजी साहब को भेजा। उन्होंने कहा कि नजीब की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उनका सबसे बड़ा सपना था कि वो पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। नजीब चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में डर कम हो रहा था। उसकी जगह अपने दादा के बारे में बात करने के मौके की चमक थी। दादा मुझे किताबें लाकर देते थे, पेन लाकर देते थे। फिर कहते थे, नजीब ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, इसे कोई तुमसे चुरा नहीं सकता। उसने याद किया। फातिमा बीवी हर शब्द को प्रार्थना की तरह सुन रही थीं। उनके पति की आवाज उन गरीबों के शब्दों में फिर से जीवित हो रही थी। मुझे उन लोगों से मिलना है जिन्हें उन्होंने मदद की, फातिमा बीवी ने नजीब से कहा। यह सुनकर नजीब का चेहरा खिल उठा। वो उस पल दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान था। अपने दादा की नेकी की दुनिया को उनके प्रियजनों को दिखाने का मौका उसे मिला था। वो आगे चला और फातिमा बीवी उसके पीछे पीछे। महंगी कार उस गांव में बेमेल थी। वे कीचड़ भरी गलियों में पैदल चले। पहले वे आमिना के घर गए। आंगन में नई सिलाई मशीन पर कपड़ा सिल रही आमिना उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कृतज्ञता थी लेकिन शब्द अटक रहे थे। ये हाजी साहब ने दिया था। अब मुझे 4 पैसे कमाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसने कहा। फिर वे रशीद की छोटी सी किराने की दुकान पर गए। वही दुकान जो उनके पति की डायरी में थी। रशीद दौड़कर आया और उनका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले गया। ये सब हाजी साहब की वजह से है बीवी, नहीं तो मैं आज भी मजदूरी कर रहा होता। हर घर ने एक कहानी सुनाई। हर चेहरे पर इब्राहिम हाजी नामक नेकी के पेड़ की छांव थी। फातिमा बीवी आश्चर्य से वो सब देख रही थीं। ये वो बिजनेसमैन गंभीर पति नहीं था जिसे वो जानती थीं। ये वो महान इंसान था जिसने प्रेम से पूरे गांव को गोद लिया था। चलते चलते वे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। उसके दरवाजे पर एक फ्रेम किया हुआ फोटो टंगा था। उसमें 2 तस्वीरें थीं, एक किसी पवित्र पुरुष की और दूसरी इब्राहिम हाजी की हंसते हुए चेहरे के साथ। उस घर की शान की तरह वे उस तस्वीर को संभाल कर रखे थे। यह नजारा फातिमा बीवी के सारे नियंत्रण को तोड़ गया। उनके वैभव की आखिरी कणिका भी उस पल खत्म हो गई। उन्होंने समझ लिया कि उनके पति का असली स्थान उन मस्जिदों के मार्बल पत्थरों में नहीं बल्कि इस गरीब के गोबर से लिपी दीवार पर था। वे कुछ घर की दहलीज पर बैठकर फूट फूट कर रोईं। नजीब समझ नहीं पाया कि क्या करे और उनके पास खड़ा रहा। जब वो हवेली लौटी तो वो बहुत बदल चुकी थीं। उनकी आंखों में वैभव की चमक गायब थी और उसकी जगह एक शांत दृढ़ संकल्प की रोशनी थी। घर पहुंचते ही उनके पति का भाई जमाल आंगन में इंतजार कर रहा था। वो अब हाजी के व्यवसायिक साम्राज्य को संभाल रहा था। ड्राइवर से खबर मिलते ही वो दौड़ा आया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता थी।
इत्ता, आप ये क्या कर रही हैं? उस गंदी बस्ती में इस कार के साथ जाने की बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आप इक्का के नाम और प्रतिष्ठा को दाग लगा रही हैं। कल लोग क्या कहेंगे? जमाल की आवाज ऊंची हो गई। फातिमा बीवी ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा। जमाल, जिस इक्का को आप जानते हैं वो असली इब्राहिम हाजी नहीं थे। मैं उनके नाम को दाग नहीं बल्कि उसका असली अर्थ दे रही हूं। क्या अर्थ? कुछ बेकार लोगों को पैसे बांटने का। इक्का के नाम पर हम एक बड़ा कॉलेज बना सकते हैं या अस्पताल शुरू कर सकते हैं। यही प्रतिष्ठा है, न कि कीचड़ और गंदगी में जाकर पैसे बर्बाद करना। जमाल के शब्दों से फातिमा बीवी को समझ आ गया कि उनके पति ने यह संसार सबके सामने क्यों छुपाया था। प्रतिष्ठा के इन रखवालों को इस नेकी की गहराई कभी समझ नहीं आएगी। उन्हें चाहिए नाम, न कि गरीबों के आंसू। उस पल उस विशाल हवेली के बरामदे में खड़े होकर उन्होंने अपना फैसला पक्का किया। उनके पति द्वारा जलाए गए ये दीपक बुझने नहीं चाहिए और जमाल जैसे स्वार्थियों से इन्हें बचाना भी उनका कर्तव्य था। उस विशाल संपत्ति का एक नया वारिस जन्म ले रहा था। फोन के दूसरी तरफ नजीब की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। लेकिन ये दुख की नहीं, खुशी की आंसुओं की सिसकियां थीं। एक नए मिशन को अपनाने की, एक बड़े प्यार को वापस पाने की खुशी के आंसू। उनके पति का प्यार मरा नहीं था। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हकदार हाथों में हस्तांतरित हो रहा था। एक नई शुरुआत के लिए वो हवेली गवाह बनी। उस हवेली में हुई सुनवाई के बाद फातिमा बीवी के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जमाल और अन्य रिश्तेदारों ने आसानी से हार नहीं मानी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उन्होंने कई कानूनी समस्याएं खड़ी की। इब्राहिम हाजी की प्रतिष्ठा और परिवार की शान को उन्होंने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब फातिमा बीवी पहले वाली नहीं थी। उनके पास अपने पति की नेकी का सबूत था और उनके दिल में उस नेकी को जारी रखने का पक्का इरादा भी। एक अच्छे वकील की मदद से उन्होंने कानूनी कदम उठाए। अपने पति की संपत्ति में अपना जायज हिस्सा हासिल किया। उस विशाल हवेली और इसके साथ लगे खेत को बेचकर मिले पैसे से उन्होंने इब्राहिम हाजी चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। फातिमा बीवी ने उस विशाल हवेली को छोड़कर शहर में एक छोटे से घर में रहने चली गईं। नजीब की पढ़ाई की सुविधा के लिए उन्होंने उसके परिवार को भी वहां बुला लिया। रुखिया को उस घर में एक मां का स्थान मिला। नजीब का जीवन एक नए ग्राफ की तरह बदल गया, जिसमें निर्देशांक बदल चुके थे। दिन में वह कॉलेज जाता, शाम को वो फातिमा बीवी का दायां हाथ बनकर ट्रस्ट के काम देखता। फटे पुराने कपड़े पहनकर कब्रिस्तान में रोने वाला वो लड़का अब नहीं रहा। अच्छे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास से बोलने वाला जिम्मेदार युवा बन गया था। वो तटवर्ती इलाके के हर घर में जाता, जरूरतमंद लोगों को ढूंढता, उनकी जरूरतों को एक रिपोर्ट में लिखकर फातिमा बीवी के सामने पेश करता। फातिमा बीवी का जीवन भी बदल गया। महंगी साड़ियां और गहने अलमारी के एक कोने में सिमट गए। अब वो साधारण सूती साड़ियां पहनकर तटवर्ती गांवों की यात्रा करती। अब महंगी कार में नहीं बल्कि ट्रस्ट की एक छोटी जीप में। वहां की माताओं के लिए वो फातिमा उम्मा बन गईं। वो हर घर की खबर लेती, बच्चों को लाड़ करती, उनकी समस्याओं को सुनती। पैसे और रुतबे ने जो सुकून नहीं दिया वो इन गरीबों के प्यार में उन्हें मिला। ट्रस्ट की गतिविधियों ने धीरे धीरे फल देना शुरू किया। कई बच्चे जिन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती फिर से स्कूल जाने लगे। महिलाओं के लिए सिलाई इकाइयां शुरू की गईं। युवाओं को बिना ब्याज के कर्ज देकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की गई। इब्राहिम हाजी ने जो दीप जलाया था वो अब एक बड़ी लौ बनकर पूरे गांव को रोशन कर रहा था। 1 साल बीत गया। इब्राहिम हाजी की दूसरी पुण्यतिथि। उस सुबह कब्रिस्तान की ओर 2 जोड़ी कदम बढ़े। एक फातिमा बीवी के थे, जिनके चेहरे पर अब रौब की गंभीरता नहीं बल्कि प्यार की शांति थी। दूसरी नजीब की, जो अब एक कॉलेज छात्र की गंभीरता और परिपक्वता लिए हुए था। वे दोनों कब्र के पास खड़े हुए, कुछ देर चुपचाप प्रार्थना की। नजीब ने धीरे से कहा, उम्मा, हमारे ट्रस्ट की मदद से पढ़े 5 बच्चों को इस साल SSLC में फुल A+ मिला। फातिमा बीवी मुस्कुराईं। तुम्हारे वालिद की आत्मा अब बहुत खुश होगी। उन्होंने कब्र पर उगी हरी घास को सहलाया। आपने जो शुरू किया वो खत्म नहीं हुआ इक्का। वो एक बड़ी नदी बनकर बह रही है। जैसा आप चाहते थे, आपके दाएं हाथ ने जो दिया उसे बाएं हाथ ने नहीं जाना। लेकिन उस प्यार की छांव अब बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं।
आकाश में बादल छट चुके थे। हल्की धूप कब्रिस्तान पर बिखरी। उस रोशनी में खड़े होकर उन्होंने महसूस किया कि यह कब्र किसी अंत की नहीं, बल्कि एक अनंत नेकी की शुरुआत की प्रतीक है। उनके प्यार की मृत्यु नहीं हुई थी। वो हकदार हाथों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैल रहा था। अब उस कब्रिस्तान में सिर्फ 2 जोड़ी कदमों के निशान नहीं थे, बल्कि एक पूरे समुदाय की प्रार्थनाएं भी थीं। 5 और साल बीत गए। अब इब्राहिम हाजी चैरिटेबल ट्रस्ट उस तटवर्ती इलाके की धड़कन बन चुका था। फातिमा बीवी की उम्र बढ़ चुकी थी। उनके बालों में सफेद रेखाएं उभर आई थीं। अब वो ट्रस्ट के रोजमर्रा के कामों में ज्यादा दखल नहीं देती थीं। इसके बजाय वो अपने छोटे से घर की बरामदे में बैठकर सलाह देने वाली एक छायादार पेड़ बन गई थीं। ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी अब नजीब के मजबूत कंधों पर थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नजीब ने सोशल वर्क में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। फटे पुराने कपड़े पहनकर कब्रिस्तान में सिसकने वाला वो लड़का अब नहीं था। आज वो तेज तर्रार शब्दों और दिल में प्यार लिए एक परिपक्व युवा था। वो उस इलाके का नजीब इक्का बन चुका था। ट्रस्ट की गतिविधियां बहुत बढ़ चुकी थीं। शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वरोजगार योजनाएं। इब्राहिम हाजी ने जो छोटा सा स्रोत शुरू किया था, वो अब एक बड़ी नदी बनकर उस इलाके को उपजाऊ बना रहा था। एक दिन शाम को नजीब रोजमर्रा की रिपोर्ट लेकर फातिमा बीवी के पास आया। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चिंता थी। क्या हुआ बेटा? चेहरा उदास क्यों है? फातिमा बीवी ने पूछा। उम्मा, वो आमीना आई थी, हमारी सिलाई मशीन वाली लड़की, याद है? आमीना, उसे तो अब अपनी एक छोटी सी यूनिट मिल गई है ना, उसे क्या हुआ? समस्या उसे नहीं, उसके छोटे भाई रियाज को है, जिसे हमने पढ़ाकर इंजीनियर बनाया। उसे दुबई की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम्हारी चिंता क्या है? फातिमा बीवी को कुछ समझ नहीं आया। नजीब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उस कंपनी को हमारे तट पर एक नया रिजॉर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए वे कई परिवारों को बेदखल करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट के मुख्य जिम्मेदारों में से एक रियाज है। फातिमा बीवी का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। फिर यही तो समस्या है उम्मा। जिन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, उनमें से कई को हम मदद करते हैं। रियाज एक बड़े धर्म संकट में है। एक तरफ उसकी सपनों की नौकरी, उसके परिवार को गरीबी से उबारने का मौका। दूसरी तरफ वो समुदाय जिसने उसे पाला पोसा। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, इसलिए उसने आमिना को मेरे पास भेजा। फातिमा बीवी ने कुछ देर आंखें बंद करके चुपचाप बैठी रहीं। उनके पति की पुरानी डायरी की पंक्तियां उनके दिमाग में घूम गईं। पैसे और रुतबे की आसान राहों के सामने उनके पति ने जो संघर्ष अनुभव किया था। उन्होंने आंखें खोलीं। नजीब, हमें रियाज से कुछ नहीं कहना। उसे और आमिना को कल शाम को यहां आने को कहो। अगले दिन डर और अपराध बोध से भरे चेहरे के साथ रियाज उनके सामने बैठा। फातिमा बीवी ने न रिसोर्ट के बारे में कुछ पूछा, न नौकरी के बारे में। इसके बजाय उन्होंने पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। रियाज, तुम्हें अपने वालिद याद है? उसने सिर हिलाया। हाँ उम्मा, जो मुझे किताबें लाकर देते थे। फातिमा बीवी मुस्कुराई। उन वालिद के पास अगर चाहते तो ये पूरा इलाका खरीद सकते थे, बड़े बड़े कॉलेज बनाकर नाम कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अनजान रास्ता चुना। जानते हो क्यों? रियाज ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। क्योंकि वो मानते थे कि इमारतें बनाने से बड़ा काम इंसानों को बनाना है। पैसे से मिली शोहरत की उम्र एक दिन की होती है, लेकिन प्यार से कमाई जगह मरने के बाद भी जिंदा रहती है। उन्होंने नजीब की ओर देखा। यहां बैठा नजीब मेरे पति की सबसे बड़ी कमाई है। तुम लोग ही उनकी असली मुनाफा है। इस मुनाफे को खोकर वो किसी सौदे के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, किसी बात के लिए जोर नहीं डाला। उन्होंने बस एक दीप जलाकर रियाज के सामने रख दिया। कौन सा रास्ता चुनना है, ये उसे ही तय करना था। उस रात रियाज और आमिना को नींद नहीं आई। अगली सुबह रियाज एक पक्के फैसले के साथ नजीब से मिलने आया। इक्का, मैं अपनी कंपनी से बात करूंगा। हर बेदखल होने वाले परिवार को उचित मुआवजा और रहने के लिए नया घर मिले बिना मैं उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी नौकरी चली जाए। मुझे उस नौकरी की जरूरत नहीं जिसके लिए मुझे उस समुदाय को भूलना पड़े जिसने मुझे बनाया। ये शब्द सुनकर नजीब की आंखें भर आईं।
वो दौड़कर फातिमा बीवी के पास गया। जब उसने ये बात बताई तो उनके चेहरे पर एक चांदनी सी खिल उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, इक्का, आपका देखा सपना वो अब फूल बनकर खिल रहा है। आपकी फसल का समय शुरू हो चुका है और उसे काटने के लिए अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी तैयार है। इब्राहिम हाजी की कब्र पर अब ढेर सारे कदमों के निशान पड़ने लगे थे। उस नेकी की फसल में हिस्सा लेने के लिए उस प्यार की छांव में पले बढ़े एक नए पीढ़ी के कदम थे। रियाज के फैसले ने उसकी कंपनी में हलचल मचा दी। दुबई के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर सिर्फ मुनाफे नुकसान का हिसाब देखने वालों के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक युवा अपनी जमीन के लिए अरबों के प्रोजेक्ट को रोक दे। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, धमकाया, ऊंचे पदों का लालच दिया। लेकिन फातिमा बीवी के शब्दों से मिली ताकत के सामने सारे लालच फीके पड़ गए। मामला बाहर की दुनिया तक पहुंचा। विकास को रोकने वाला तटवर्ती इलाका के नाम से स्थानीय अखबारों में खबरें छपने लगीं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक शख्स तैयार था, जमाल। वर्षों बाद जमाल का बिजनेस साम्राज्य भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन फातिमा बीवी और उस ट्रस्ट के प्रति उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। वह मानता था कि इब्राहिम हाजी का नाम उससे छीन लिया गया था और इसके लिए वो उन गरीबों को जिम्मेदार ठहराता था। रिसोर्ट प्रोजेक्ट को उसने अपने लिए एक सुनहरा मौका माना। वो रिसोर्ट कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने गया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उन गांव वालों को कैसे संभालना है। इस सब के पीछे वो ट्रस्ट है, कुछ विकास विरोधी लोग, उसने उन्हें भरोसा दिलाया। जमाल ने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल किया। उसने तटवर्ती इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनेताओं को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने गांव में सभाएं आयोजित की। ये रिजॉर्ट आएगा तो हमारे गांव का नक्शा बदल जाएगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। फातिमा बीवी और उनके ट्रस्ट को इसकी जरूरत नहीं, उनके पास पैसा है। लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है। उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। तटवर्ती इलाका दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जो पीढ़ियों से बसी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे और ट्रस्ट की छांव में जी रहे थे। दूसरी तरफ जमाल और कंपनी के वादों में बहककर गरीबी से मुक्ति का सपना देखने वाले कुछ लोग। नजीब और ट्रस्ट के लिए यह एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया, रिसोर्ट के आने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और अपनी संस्कृति के खत्म होने के खतरे के बारे में बताया। वे कहते हैं कि नौकरियां मिलेंगी। क्या हमने अपने बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि वे हमारी झोपड़ियों की जगह बनने वाली ऊंची इमारतों में झाड़ू लगाएं या चौकीदारी करें? नजीब के सवालों के सामने कई लोग जवाब देने में असमर्थ रहे। तनाव बढ़ता गया। जब कंपनी के लोग बेदखली के लिए नोटिस चिपकाने आए तो गांव वालों ने एकजुट होकर उन्हें रोक दिया। छोटी मोटी धक्का मुक्की हुई। रियास अपनी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करके थक गया। मामला एक सार्वजनिक सभा की ओर बढ़ा। पंचायत कार्यालय के सामने वाले बड़े मैदान में गांव के भविष्य को तय करने वाली वो सभा बुलाई गई। एक तरफ रिसोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि जमाल और उनके समर्थक, दूसरी तरफ नजीब, रियास, ट्रस्ट के पदाधिकारी और दिल में आग लिए कुछ गांव वाले। उस शाम सभा में जाने से पहले नजीब फातिमा बीवी से मिलने गया। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उम्मा, दुआ करें। फातिमा बीवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, डरने की जरूरत नहीं, सत्य में एक खास ताकत होती है। तुम्हारे वालिद हमेशा कहते थे, अगर हमारा इरादा साफ हो तो अनदेखे रास्तों से खुदा हमारी मदद भेजता है। आज तुम अकेले नहीं हो, एक पूरा गांव तुम्हारे साथ है। उन शब्दों से मिले साहस के साथ नजीब उस विशाल भीड़ में उतर गया। मैदान में तूफान से पहले की शांति थी। उस गांव का भाग्य तय करने वाले शब्दों का इंतजार हर कोई कर रहा था। सभा शुरू हुई। सबसे पहले जमाल की आवाज गूंजी। वह विकास और रोजगार के अवसरों के बारे में खूब बोला। उसने बिना नाम लिए ट्रस्ट और नजीब की आलोचना की। कुछ लोगों को इस गांव का भला अच्छा नहीं लगता। वे चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब रहे, तभी तो वे दान पुण्य के नाम पर शोहरत कमा सकते हैं। जमाल के शब्दों पर कुछ लोगों ने तालियां बजाईं। इसके बाद रिसोर्ट कंपनी के मैनेजर ने बात की। उन्होंने रिसोर्ट की खूबसूरत तस्वीरें दिखाईं। आज का ये तटवर्ती इलाका कल यूरोप बन जाएगा। आपके बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं उन्हें नौकरियां मिलेंगी। उनके भाषणों के बाद भीड़ का एक हिस्सा उत्साहित था। नजीब और रियाज को लगने लगा कि वे अकेले पड़ रहे हैं। अगला नंबर रियाज का था। माइक की ओर बढ़ते हुए उसके पैर हल्के से कांप रहे थे,
लेकिन सभा में बैठी अपनी माँ और बहन के चेहरों को देखकर, नजीब इक्का की हौसला देने वाली नजरों को देखकर वो शांत हो गया। सबको नमस्ते, उसने शुरू किया। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इस मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ, आप सबकी मदद से पढ़कर इंजीनियर बना रियास हूं मैं। मैनेजर साहब ने जो खूबसूरत इमारतें दिखाई, उन्हें बनाने वाली टीम का हिस्सा हूं मैं। वो नौकरी मुझे बड़ी तनख्वाह देती है, मेरे परिवार को गरीबी से उबारने लायक तनख्वाह। वो एक पल रुका। लेकिन कौन सी इमारत मेरी मां के आंसुओं से ज्यादा कीमती है? कौन सी तनख्वाह मेरी बहनों के आशियाने से ज्यादा मजबूत है? भीड़ खामोश हो गई। हमें विकास चाहिए, लेकिन वो किसी और के सीने पर पैर रखकर नहीं होना चाहिए। हमें आयात किया हुआ विकास नहीं चाहिए, इस मिट्टी से उगा हुआ विकास चाहिए। रियास ने अपने हाथ में मौजूद एक फाइल उठाकर दिखाई। ये एक वैकल्पिक योजना है, हमारे गांव की पहचान को बनाए रखते हुए एक टूरिज्म योजना। हमारे घर होमस्टे बनेंगे, हमारे खाने की दुनिया तारीफ करेगी, हमारे कला रूपों को देखने विदेशी आएंगे। यहां कोई मालिक नहीं होगा, हम सब भागीदार होंगे। रियास के शब्दों में एक नए सपने का रंग था। वो लोगों के दिलों को छू गया। तभी भीड़ के बीच से वो नजारा सबने देखा। धीरे धीरे मंच की ओर आ रही थी फातिमा बीवी। वर्षों बाद पहली बार वो किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आई थी। उनकी उपस्थिति देखकर जमाल चौंक गया। वो माइक के सामने आई। पूरी भीड़ को एक नजर देखा। मुझे भाषण देना नहीं आता, उन्होंने शांति से कहा। मुझे बस इतना कहना है। मेरे पति इब्राहिम हाजी इमारतों में नहीं, इंसानों में विश्वास करते थे। उन्होंने पैसा व्यापार में नहीं, पीढ़ियों में लगाया। उस पीढ़ी का एक प्रतिनिधि अभी आपसे बात कर रहा है। उन्होंने रियास के कंधे पर हाथ रखा। यही इस गांव की असली दौलत है, यही इब्राहिम हाजी का सपना है, यही इस गांव के नए रक्षक हैं। फैसला आपका है। इतना कहकर वो मंच से उतर गईं। लेकिन उनके शब्द एक तूफान की तरह भीड़ के दिलों में गूंज उठे। नए रक्षक शब्द वहां गूंजता रहा। लोग एक साथ खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये तालियां रियास और नजीब के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक नए फैसले की घोषणा थी। लोगों का ये बदलाव देखकर कंपनी के प्रतिनिधि घबरा गए। जमाल अकेला पड़ गया। एक गांव की इच्छा शक्ति के सामने उनके पैसे और रसूख कुछ भी नहीं थे। ये उन्हें समझ आ गया। अंत में कंपनी के प्रतिनिधियों ने रियास की वैकल्पिक योजना पर चर्चा करने के लिए सहमति जताई। ये एक पूर्ण विजय थी। उस रात कोई जश्न नहीं हुआ। नजीब, रियास और फातिमा बीवी उस छोटे से घर की बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। दूर तटवर्ती गांव में उत्साह की लहरें अभी भी शांत नहीं हुई थीं। फातिमा बीवी ने आकाश की ओर देखा। इक्का, आपकी कब्र की रखवाली के लिए अब मुझे या नजीब को अकेले नहीं जाना होगा। एक पूरा गांव है, आप चैन से सोइए। इब्राहिम हाजी की कब्र पर उस वक्त भी हल्की हवा बह रही थी। उस हवा में अब एक पीढ़ी की जीत की खुशबू थी। फातिमा बीवी के शब्दों ने उस भीड़ के दिलों को भेद दिया। अब तक की खामोशी एक गर्जन में बदल गई। लोग एक साथ रियास की वैकल्पिक योजना के समर्थन में खड़े हो गए। हमें चाहिए हमारा विकास, कंपनी का विकास बाहर चाहिए, जैसे नारे आसमान में गूंज उठे। लोगों की इस इच्छा शक्ति के सामने टिकना जमाल और कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए असंभव था। जमाल अपमानित होकर भीड़ के बीच से निकल गया। उसके चेहरे पर नफरत और निराशा थी। कंपनी के मैनेजर ने हालात को हाथ से निकलते देख वैकल्पिक योजना पर चर्चा करने की सहमति दी और वहां से निकल गए। ये एक जीत थी, एक पूरे गांव की जीत। उस रात वो तटवर्ती गांव सोया नहीं। उन्होंने उस जीत का जश्न मनाया। पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और अपनी एकता को मजबूत किया। यह सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ जीत नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और अस्तित्व के लिए संघर्ष की जीत थी। उस जश्न के बीच भी नजीब और रियास व्यस्त थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को एक साथ बिठाया। वैकल्पिक योजना के हर पहलू पर चर्चा की, हर किसी की राय सुनी। उस रात उस गांव में एक नया नेतृत्व जन्म ले रहा था। फातिमा बीवी ने जिन नए रक्षकों की बात की थी, वे अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुछ ही दिनों में रियास के नेतृत्व में विशेषज्ञों की मदद से एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। इसे पंचायत और सरकार को सौंपा गया। एक गांव के सामूहिक प्रयास के सामने कानून के दरवाजे खुल गए। सरकार ने उस योजना को पूरा समर्थन देने का वादा किया। फातिमा बीवी अपने छोटे से घर में बैठकर ये सब खुशी और गर्व के साथ देख रही थीं।
उनके पति ने जो नेकी की शुरुआत की थी, जिस मिशन को उन्होंने अपनाया था, वो अब नए हाथों में कितना सुरक्षित था, ये उन्हें समझ आ रहा था। उनकी विरासत सिर्फ चल रही थी, बल्कि समय के साथ नया रूप लेकर और मजबूत हो रही थी। एक दिन शाम को नजीब और रियास एक खुशखबरी लेकर उनके पास आए। गांव वालों और सरकार के सहयोग से बनने वाली तटवर्ती टूरिज्म सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में गांव ने नजीब को चुना था। फातिमा बीवी ने नम आंखों से उनकी ओर देखा। यह तुम्हारे वालिद का एक सपना था, सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सिमटने की बजाय सभी को भागीदार बनाने वाला एक समाज। आज तुमने उसे हकीकत में बदल दिया। उन्होंने इब्राहिम हाजी की पुरानी डायरी निकाली और उन्हें थमा दी। इसे तुम्हें संभालना है। अगर कभी इस रास्ते पर थक जाओ तो ये पन्ने तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक बड़े इंसान का दिल है। उस डायरी को लेते वक्त नजीब और रियाज जानते थे कि वे एक बड़ी विरासत को संभाल रहे हैं। उस गांव को एक नई सुबह की ओर ले जाने का मिशन उन्होंने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। समय फिर आगे बढ़ा। 3 साल बाद उस तटवर्ती गांव का चेहरा ही बदल चुका था, लेकिन यह बदलाव कंक्रीट की इमारतों का नहीं था। यह अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए एक हरित क्रांति थी। तटवर्ती टूरिज्म योजना एक बड़ी सफलता बन गई। पर्यटक वहां उमड़ पड़े। उनके रहने के लिए बड़े होटल नहीं थे, बल्कि खपरेल की छतों वाले, फिर भी हर सुविधा से लैस होमस्टे थे। गांव की माताएं जो पारंपरिक व्यंजन बनाती थीं, उन्हें चखने के लिए पर्यटक उत्साहित रहते। समुद्र तट पर युवा स्थानीय कला रूपों का प्रदर्शन करते। कचरा फेंकने की जगह तक न मिले, इतना साफ सुथरा और हरियाली से भरा एक आदर्श गांव बन गया। पहले जो युवा नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भागते थे, वे अब गांव लौट आए। वे टूरिस्ट गाइड बने, हस्तशिल्प बनाए, होमस्टे चलाए। हर घर में आय होने लगी, हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि छा गई। एक रविवार की सुबह गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे नजीब कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। वो उन्हें सिर्फ किताबी पाठ नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि अपनी जमीन से प्यार करना, इंसानों का सम्मान करना और प्रकृति की रक्षा करना सिखा रहा था। ये देखकर गांव के बुजुर्गों को याद आया कि वर्षों पहले इब्राहिम हाजी भी यही करते थे। उसी समय फातिमा बीवी अपने घर की बरामदे में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, शरीर में थकान थी, लेकिन उनके चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि की चमक थी। तभी उनके आंगन में एक कार रुकी। उसमें से उतरा जमाल। वर्षों बाद वो पहली बार आया था। बिजनेस में असफलता और सार्वजनिक सभा में हार ने उसे तोड़ दिया था। अब उसका वह पुराना रौब नहीं था। कांपते कदमों के साथ वो फातिमा बीवी के पास आया। इत्ती, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पैसे और शोहरत के लिए मैंने अपनी जमीन को ठुकरा दिया। इब्राहिम हाजी के नाम को असल में मैंने ही बदनाम किया। उसकी आंखें भर आई थीं। फातिमा बीवी ने शांति से मुस्कुराया। जो बीत गया वो बीत गया जमाल। गलती समझ लेना सबसे बड़ा सच है। तुम उस गांव में जाकर देखो, वहां तुम्हारी मदद की जरूरत वाले कई लोग होंगे। प्रायश्चित का जो मौका मिले उसे बर्बाद मत करना। जमाल नम आंखों के साथ लौट गया। उस शाम नजीब फातिमा बीवी से मिलने आया। उसके साथ एक 4 साल का बच्चा भी था। उम्मा, ये है इब्राहिम, उसने अपने बेटे का परिचय कराया। वो नाम सुनते ही फातिमा बीवी का स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। छोटा इब्राहिम उनके सफेद बालों को खींचकर खेलने लगा। नजीब ने कहा, उम्मा, हमारी टूरिज्म योजना के मुनाफे से हम गांव में एक नया स्कूल बना रहे हैं। इसका नाम रखा है इब्राहिम हाजी मेमोरियल स्कूल। फातिमा बीवी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक हाथ से अपने पोते को और दूसरे हाथ से दीवार पर टंगी इब्राहिम हाजी की तस्वीर को बारी बारी से देखा। विरासत वो मरती नहीं, वो जड़ों से जड़ों तक फैलती है। इब्राहिम हाजी की कब्र अब सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का ऊर्जा केंद्र थी। उस कब्र की रखवाली के लिए अब न एक रौबीली औरत की जरूरत थी, न एक गरीब नौजवान की। वो पूरा गांव, उनका पूरा प्यार हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहेगा।